टिहरी गढ़वाल में सीएम धामी ने भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। मीडिया से बात करते हुए सीएम धामी ने कहा कि 26-27 तारीख को बहुत बड़ी आपदा आई थी, बहुत नुकसान हुआ है और भूस्खलन की वजह से बहुत सारे घर मलबे में दब गए। यहाँ पर जनजीवन दोनों ही प्रभावित हुए हैं। पुल, रास्ते, घर, खेतों को नुकसान पहुंचा है। सभी तरह की व्यवस्था सरकार करेगी और जिन लोगों का विस्थापन होना है उनका जरूरी जगहों पर विस्थापन किया जाएगा। आप लोग ज्ञापन दे दीजिए। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं टिहरी से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं और जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं वहां का जायजा लेने के साथ ही प्रभावित लोगों के बीच वो पहुंचे हैं, जहां हालचाल जान रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा सीमांत घनसाली विधानसभा क्षेत्र दैवीय आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील है, 5 जोन में पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जहां हमारा बूढ़ा केदार क्षेत्र, भिलंग क्षेत्र और तोली, जखाना, कोट, विशन, भिगुल, पूरा बूढ़ा केदार खतरे की जद में है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने तत्काल प्रभाव से संज्ञान लिया और प्रशासन को उचित व्यवस्था के निर्देश दिए और मैं आभार व्यक्त करता हूं कि प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ प्रभावितों के साथ है। मैं 1-2 सुझाव देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी। टिलगढ़, टोली, कोट का पूर्ण विस्थापन होना चाहिए, सरकार इस स्तर पर प्रयास कर रही है। और जो हमारा बूढ़ा केदार में बाल गंगा और धर्मगंगा का क्षेत्र है, उस पर उत्तरकाशी की तर्ज पर तटबंध बनने चाहिए। और मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि रोजगार परक, तो जो हमारा बाल गंगा और धर्मगंगा का जो क्षेत्र है वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पावर जनरेशन, अगर छोटी छोटी पनबिजलियों का निर्माण होता है तो भविष्य में इस तरह की आपदाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा माननीय मुख्यमंत्री जी, यही स्थिति हमारी नैनचामी क्षेत्र की भी है, भिलंगना क्षेत्र की भी है। मेरा निवेदन आपसे है, इस क्षेत्र को जिस तरह आप प्रयास कर रहे हैं, इस क्षेत्र को राष्ट्रीय दैवीय आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित होना चाहिए। और मुझे भरोसा और उम्मीद है कि आपके कुशल नेतृत्व में माननीय मंत्री जी, ये 10 पट्टी का क्षेत्र है और हमने जब आपके आशीर्वाद से मैं विधायक रहा तो हमने 52 गांव का चिन्हीकरण किया है जो पुनर्वास और विस्थापन के लिए बात जोड़ रहे हैं। मुझे भरोसा है कि आपके नेतृत्व में जिस संवेदनशीलता से आप जनता के बीच है, आपदा प्रभावितों के बीच है, उस हिसाब से आप अवश्य प्रयास करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, हो गया जो प्रभावित है माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे वो हमारे जखाना के हो, तिलगढ़ के हो, टोली के हो, कोट हो, इन लोगों के, क्योंकि विद्यालय में बहुत शॉर्ट टाइम तक रहा जा सकता है, इसलिए मान्यवर इन लोगों के लिए, जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए शरणालय की व्यवस्था की जाए ताकि उनके बिखरे हुए परिवार एक स्थान पर रह सके। इन्हीं शब्दों के साथ पुष्कर धामी जिंदाबाद, 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 पुष्कर धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं आवाज नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई राजेश मटेल जी, पूर्व विधायक भाई भीमलाल जी, कपूरी जी, हमारे जिलाधिकारी जी, हमारे जहाँ सोना शर्मा जी, जिला प्रमुख जी, जिला पंचायत सदस्य, सभी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जिले की प्रशासन की पूरी टीम और यहाँ पर सभी हमारे आपदाग्रस्त सभी हमारे क्षेत्रों के आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग माताएं, बहनें सभी मेरे आ रहे हैं साथ में। ये बड़ा संकट का काल आया है इस क्षेत्र में और रात्रि को 26 तारीख की रात को ये जब घटना हुई तो उसमें मैं दिल्ली में था, क्योंकि नीति आयोग की माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में पूरे हमारी क्या देश की वजह से बोल रही है, समझ नहीं आ रहा है। सही कर दिया। जिस दिन आपदा आई तो प्रातःकाल ही मैंने सर्वप्रथम हमारे विधायक से तुरंत बात करी
और बात करने के बाद हमारे जिलाधिकारी जी से और सभी शासन के लोगों से, उधर प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी का, मेरा मन तो था कि मैं उसी दिन सीधे आप सबके बीच में पहुंचता यहाँ पर, क्योंकि अति महत्वपूर्ण बैठक होने के कारण से, राज्य का पूरा प्रतिनिधित्व होने के कारण से मैं आप सबके बीच में 2 दिन बाद आया, क्योंकि उससे पहले लगातार कल तक बैठक ही चल रही थी वहाँ पर। लेकिन आपका यहाँ का अपडेट लगातार मैं लेता रहा हूँ। मैं लगातार पूछता रहा विधायक जी से भी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष जी से भी, और डीएम साहब लगातार संपर्क में थे, कमिश्नर भी, और सभी लोगों से कि भाई कैसे कैसे क्या, वहाँ से कितने लोग कहाँ आ गए, स्कूल में क्या व्यवस्था हुई है, कैसे रह रहे हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ इस प्रकार की जब आपदा आती है तो कितनी परेशानी होती है, घर द्वार सब छूटना पड़ता है, रह जाता है। और जो लोग हताहत हुए हैं, 2 लोगों का जो इसमें दुखद देहांत हुआ है, उनको भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवारजनों को, सबको इस दुख की घड़ी में उनको शक्ति प्रदान करे कि ऐसा दुख आया है। लेकिन ये मानिए कि हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये जो कालखंड यहाँ पर इतना कठिन आया है, आपदा आई है, इस आपदा में पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है, पूरा प्रशासन आपके साथ खड़ा है, हमारे सभी जनप्रतिनिधि आपके साथ खड़े हैं। अभी एक एक करके सारे ग्राम प्रधानों ने अपने अपने क्षेत्र की यहाँ पर बात रखी है, विधायक जी ने भी रखी है, पूर्व विधायक जी ने भी रखी है, हमारे अन्य लोगों ने भी यहाँ पर बात रखी है। मैं आप सब लोगों से मिलता हुआ आ रहा हूँ, तो रास्ते में भी कुछ लोगों ने मुझे अनेक प्रकार से जानकारी दी है, और जिलाधिकारी लगातार काम कर रहे हैं। और जितने लोगों का भी जहाँ पर भी आपदा राहत के जो इस प्रकार के और भी अगर हमको कैंप लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपदा राहत का और भी जो है कैंप बनाया जाएगा। किसी को भी कहीं पर भी जो खतरे की जद में आने वाले गांव हैं या जो भी मकान है, उनमें से निश्चित रूप से लोगों को राहत शिविरों में लाया जाएगा। और जो आप लोगों ने बात करी है, क्योंकि ये हमारे लिए एक बार 2012-13 में भी इस क्षेत्र में बड़ी आपदा आई थी, मेरे ध्यान में उस समय भी काफी नुकसान हुआ था। और पूरे हमारे राज्य, जो हिमालयी राज्य, उत्तराखंड राज्य, ऐसे राज्यों में हर बार की जो बारिश होती है, वो बारिश हमारे लिए बहुत कठिन होती है। बरसात का समय, बहुत मानसून का समय, बहुत कठिनाई का समय होता है। हर साल आपदा में किसी न किसी रूप में हमको सामना करना पड़ता है। आपने देखा होगा, कभी केदारनाथ की आपदा आ जाती है, कभी हमारी वरुणावत पर्वत उत्तरकाशी की आ जाती है, फिर रैणी की आपदा आ जाती है। पिछले सालों में देहरादून के आसपास के क्षेत्रों में काफी आपदा आई थी। अभी रुद्रप्रयाग में भी काफी सारा नुकसान हुआ है, पुल रह गए हैं, उधर भी बादल फटा है, उत्तरकाशी में भी, उधर धारचूला से आगे का भी जो सीमांत क्षेत्र है आदि कैलाश का, वहाँ भी संपर्क कटा हुआ है। लेकिन हमने सभी जगह, मैं स्वयं सब जगह बात भी कर रहा हूँ, सारे अधिकारियों से जानकारी भी ले रहा हूँ। आपदा के लिए हम लोगों ने पहले से लगातार कई बार मीटिंगें करी हैं, कि जिससे कि अब आपदा को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन आपदा के बाद जो उसके इफेक्ट्स हैं, जो उसकी परेशानियां हैं, उसको कम कर सकते हैं, तत्काल उसको कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने सबने बताया कि यहाँ पर पुल बह गए हैं, मकान बह गए हैं, जमीन चली गई है, और अभी बता रहे थे कि जानवर भी जो है सारे घर के जो है छोड़ दिए हैं। तो हमारा प्रयास होगा कि हर तरीके से सबसे पहले यहाँ का जनजीवन पूरी तरह से अपने उस पर आए, और जितनी भी राज्य सरकार की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से जो भी सहायता हम लोग अतुल्य कर सकते हैं, वो सहायता अवश्य करेंगे। एक तो सुरक्षात्मक दीवार या तटबंध जो बनाने की बात है, मैं आज कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से लोगों को किसी प्रकार से भी जो है अपने घरों के आसपास असुरक्षा का भाव न हो, इसलिए हम सभी जगह पर इस प्रकार की सुरक्षात्मक दीवार बनाएंगे, तटबंध बनाएंगे। और जहां तक रही विस्थापन की बात, विस्थापन के लिए कार्रवाई शुरू हो गई है, और जहां भी, जिस गांव में भी, जिस स्थान पर भी, जिस मकान को भी विस्थापन करने की जरूरत होगी, उसका हर संभव विस्थापन किया जाएगा। वो गांव की पूरी योजना बनाई जाएगी और विस्थापन के लिए जो भी जरूरी है किया जाएगा। और राज्य सरकार की तरफ से आपदा के जो राहत के नियम हैं, उन नियमों में हम सहायता करेंगे। उसके अतिरिक्त भी जो भी सहायता होगी वो सभी सहायता करेंगे, जिससे कि हमारा सभी काम पूरा हो। और जो राहत शिविरों में जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए भी, उनके घरों में फिर से वो घर ठीक हो, उस प्रकार की व्यवस्था भी हमारा प्रशासन करेगा।
और यहाँ पर जब तक भी व्यवस्था नहीं होती है सभी प्रकार से कोशिश करेंगे, क्योंकि आपदा राहत के शिविर हैं, शिविरों में परेशानी तो होती है, लेकिन फिर भी कोशिश की जाएगी कि हमारी जो गर्भवती माताएं हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं, उन सबका भी इंतजाम ठीक से करा जाए। बड़े बुजुर्गों को दवाई इत्यादि की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था की जाए। विकलांग हैं उनके लिए व्यवस्था की जाए और व्यवस्था हमारे करेंगे प्रशासन के लोग। मैं सभी को आज कह रहा हूँ यहाँ से, और वैसे भी वो लोग लगे हैं। आप सब लोगों ने बताया कि जिलाधिकारी अपूर्वा और सारे लोगों ने यहाँ पर, हमारे मिश्रा जी, सब लोगों ने अच्छा यहाँ पर काम किया है, प्रशासन के लोगों ने, और निश्चित रूप से यही दुआ की है इनके लिए, क्योंकि ऐसे कठिन समय में ये काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप सबका भी कहीं न कहीं ये है कि भी पूरे प्रशासन, सरकार आपदा के समय में आपके साथ खड़ी है। मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ कि ऐसे समय में हम सब लोग, पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है। मैं स्वयं इसीलिए सबसे पहले दिल्ली से उत्तराखंड में आने पर सबसे पहले मैं यहीं आया, इसीलिए कि मेरा मन नहीं मान रहा था। मैं सोच रहा था उसी दिन आ जाऊं, बल्कि उसी दिन भी आना चाहता था, लेकिन अभी इन लोगों ने कहा कि साहब 1-2 दिन में थोड़ा वहां पर काम हो जाएगा, तब आप आइए। मैंने कहा नहीं, मैं पहले ही आता हूँ, पहले मैं आकर देखूंगा कि भाई वहां पर क्या काम करने की जरूरत है। तो आप सब लोग थोड़ा धैर्य बना के रखिए, सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के भी रहना है, क्योंकि ये कठिन समय है और कठिन समय में एकजुटता होती है। सब एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो कठिन समय आया है, कठिन समय कट जाएगा। अगर भगवान ने इतनी आपदा भी दी है तो भगवान इसके लिए रास्ता भी निकालेंगे, किसी न किसी रूप में जरूर हमारी मदद होगी। हम सब लोग इसके लिए एक साथ चलेंगे, एक साथ खड़े होंगे। फिर से इस क्षेत्र का जो जनजीवन है पटरी पर आए, लोग अपने घरों को जाएं, ठीक प्रकार से सामान्य हो। मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा और सभी लोगों से कहूंगा कि ऐसे समय में हमारे जनप्रतिनिधिगण भी सारी चीजों को भूलकर, इस समय केवल और केवल एक ही काम होना चाहिए हमारा, कि हम आपदा प्रभावित लोगों को हर संभव मदद करें, हर संभव अधिक से अधिक मदद करें। जो भी है, और जो पुल बनाने, स्कूल बनाने, रास्ते बनाने, भूस्खलन के लिए सुरक्षात्मक दीवार बनानी है, या जो भी काम करना है उसके लिए कहीं भी कोई पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी। कोई ये नहीं समझेगी किसी प्रकार का। और मैंने जिलाधिकारी से कहा है कि इनके पास आपदा के राहत के लिए देने के लिए अभी इन्होंने बताया कि कुछ 1 करोड़ से ज्यादा की धनराशि यहाँ 1.5 करोड़ के आसपास बांट दी है, और जितना भी आगे उसकी जरूरत होगी वो पैसा आपके कोष में है भी, और नहीं तो हम तुरंत यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पर आपदा की राहत के कामों के लिए, उसके सुधारीकरण के लिए, जनजीवन को पुनः रास्ते पर लाने के लिए जो भी जरूरी काम होगा वो सब किया जाएगा। धन्यवाद। पुष्कर धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुष्कर धामी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ पर देखिए 26 और 27 तारीख की मध्य रात्रि को बहुत बड़ी आपदा इस क्षेत्र में आई है। काफ़ी नुकसान हुआ है। भूस्खलन होने से कई सारे घर मलबे में दब गए हैं और यहाँ पर जनजीवन दोनों ही प्रभावित हुआ है। 2 लोगों की यहाँ पर दुखद उनका देहांत भी हुआ, मृत्यु भी हुई है। और पुल हैं, रास्ते हैं, स्कूल हैं, भवन हैं, खेत है, बहुत सबका नुकसान हुआ है। हमने कहा है जल्दी चूँकि लोगों को घरों पर पहुंचाना है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में इस विद्यालय में 2-3 गांवों के लोग अभी राहत कैंपों में हैं, वो उनके घरों में वापस जाएं। उसके लिए हम सभी प्रकार की जो व्यवस्था है प्रशासन करेगा। सुरक्षात्मक दीवार जो लगानी है, जो जहाँ से भूस्खलन होता है, वो उसके लिए सारी कार्रवाई जल्दी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन लंबे समय से त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार ने हरिद्वार को छोड़कर अन्य जिलों में इसी साल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने का फैसला लिया है, जिसके चलते त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों में काफी आक्रोश है। प्रदेश संगठन के आह्वान पर ग्राम प्रधान संगठन प्रदेश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में लोहाघाट ब्लॉक के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों ने ब्लॉक कर्मियों को बाहर निकालकर ब्लॉक कार्यालय में तालाबंदी कर दी। साथ ही साथ कर्मचारियों ने धरना शुरू कर प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। वहीं पंचायत प्रतिनिधियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि 3 अगस्त को देहरादून कूच कर मुख्यमंत्री आग्रह यात्रा निकालेंगे।
प्रदेश में एक चुनाव को लेकर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। हमारे प्रदेश संगठन के अध्यक्ष आदरणीय संबल जी प्रदेश कार्यालय में देहरादून में धरने पर बैठे हुए हैं। पिछले 2 हफ्ते से वो लोग धरने पर बैठे हुए हैं। तो हमारी भी आज ये मांग है, हमने भी यहाँ पर आज तालाबंदी की है। ये तालाबंदी का मुख्य उद्देश्य ये है कि प्रदेश में जो एक देश एक चुनाव के तर्ज पर हमारे उत्तराखंड में भी एक पंचायत और एक चुनाव की तर्ज पर यहाँ पर चुनाव होना चाहिए। हरिद्वार को अलग चुनाव किया जाता है 2 वर्ष बाद। तो हमारा ये जो बीच में कोरोना इत्यादि गंभीर बीमारियों से हमारा कार्य भी बाधित रहा है और हमारा और कई तरह से नुकसान हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि 2 वर्षों का कार्यकाल यहाँ पर बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे जनप्रतिनिधियों में एक उत्साह भी होगा और जनप्रतिनिधियों की थोड़ा सा कमर भी कसेगी, ताकि अभी तक हम विकास कार्य क्षेत्र में नहीं करा पाए, क्योंकि 2 वर्ष लगातार कोरोना काल में रहा है। उसमें क्या रहा है कि हमारा वित्त भी बाधित रहा है और समय से वित्त खर्च न होने के कारण आज हमें ये स्थिति हमारे यहाँ पर आई है हमारे क्षेत्र में कि हम विकास कार्य नहीं करा पाए। इसके लिए हमें अतिरिक्त समय 2 वर्ष का तालाबंदी की है, क्योंकि ये हमारे प्रदेश संगठन के द्वारा जो हमें आदेश किया गया कि आज सारे ब्लॉकों में तालाबंदी करनी है करके कल हमने डीएम एसपी साहब को हमने ज्ञापन दे दिया था कि कल हम तालाबंदी करेंगे। कि हमारे प्रधान संगठन के लोग 15 दिनों से वहाँ देहरादून में धरना पे बैठे हैं, उनकी आज तक कोई बात की कोई सुनवाई नहीं हुई। इसीलिए हम लोगों ने आज यहाँ तालाबंदी करने का फैसला लिया। 3 तारीख को हम लोगों ने वहाँ सीएम आवास कूच करने के लिए निर्णय लिया। मुख्य मांग हमारी यही है कि एक देश एक चुनाव। डेंगू का लार्वा न पनप पाए, इसके लिए राजधानी देहरादून में चालान की कार्रवाई भी लगातार जारी है। अभी तक करीब 75,000 से ज्यादा लोगों के चालान किए जा चुके हैं, जिसकी जानकारी जिलाधिकारी देहरादून ने दी। उन्होंने बताया कि हमने हॉटस्पॉट भी चिन्हित किए हैं, जैसे बंगाली कोठी, नेहरू कॉलोनी और इसी के साथ ऋषिकेश में भी 8 हॉटस्पॉट चिन्हित हुए हैं। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही लोगों से घर घर जाकर ये अपील की जा रही है कि अपने घरों में पानी जमा न होने दें। करते हैं वहाँ पे कुछ संवेदन हमारे द्वारा चालान की कार्रवाई की जा रही है। करीबन 75,000 प्लस हमारे चालान 75,000 रुपये का चालान हमारे द्वारा किया गया है। उसके अलावा जो हमारी लार्वा का जो हम लोग डोर टू डोर सर्वे करते हैं, वहाँ पे कुछ संवेदनशील एरिया जैसे ननूनखेड़ा हो गया, बंगाली कोठी हो गई, नेहरू ग्राम हो गया, यहाँ पे जा के हमारी टीम करीबन 14 एरिया हैं जो संवेदनशील हैं। वहाँ पे हमारी टीम जा के इंस्पेक्शन कर रही है और लोगों को भी अवेयर कर रही है कि जो पानी भर जाता है तो उसको निकाल दिया जाए, भरने ना दिया जाए, जिससे कि लार्वा ना पैदा हो उसमें और जो डेंगू का मच्छर है उससे बचा जा सके। चंपावत स्थित श्रम कार्यालय में श्रम विभाग की ओर से श्रमिकों को निःशुल्क टूल किट, कंबल और छाताओं का वितरण किया गया। इस दौरान भारी संख्या में महिला और पुरुष श्रमिक मौजूद रहे। इस मौके पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि विभाग की ओर से सभी श्रमिकों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। साथ ही टूल किट, छाता, कंबल का वितरण भी किया जा रहा है। पीओसीडब्ल्यू बोर्ड के अंतर्गत जो सामग्री हमको दी गई है उस सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इसमें जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं उनको कंबल, छाता, सैनिटरी और टूल किट दी जा रही है। जो लोग निर्माण श्रमिक हैं, जैसे बेल्डर है या कारपेंटर है या फिर राजमिस्त्री के साथ जो मजदूर जाते हैं काम करने, या स्वयं राजमिस्त्री है, या उसके साथ जैसे घर बनाने में कारपेंटर लोग होते हैं, पेंटर वाले हो गए, वेल्डिंग वाले हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए, इस तरह के जो निर्माण कार्य करते हैं वो लोग इस सामान के लिए लेने के लिए गए थे। उसके पास कार्य प्रमाण पत्र होना चाहिए 90 दिन का कि मैंने फला व्यक्ति के साथ काम किया है और इस ट्रेड में किया हुआ है, तो उसे वो ले सकता है। जिले के श्रमिक साहब ये लोग कहते हैं कि जो लोग मतलब 90 दिन के ऊपर कार्य कर चुके हैं साल भर में, वो जो निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं, वो लोग अपना CSC के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के 90 दिन के बाद वो लोग लाभ लेने के लिए पात्र हो जाते हैं। धन्यवाद। अब रुक करेंगे अगली खबर का। मॉनसून के चलते राजधानी देहरादून में जगह जगह डेंगू का लार्वा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते प्रशासन समेत स्वास्थ्य विभाग ने भी पूरी तैयारी कर ली है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन ने बताया कि देहरादून में 500 से ज्यादा आशा कार्यकर्ता डेंगू के लार्वा को नष्ट करने के लिए घर घर जाकर जांच कर रहे हैं। साथ ही नगर निगम की मदद से दून के सभी 100 वार्डों में जुलाई से दवाई का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे डेंगू के लार्वा को पूर्णतया नष्ट किया जा सके।
1 जुलाई से ही आसाम के द्वारा बाजार शुरू कर दिया था और इसमें नगर क्षेत्र के 100 वार्ड में करीब 591 आशाएं तैनात की गई, जो लोगों को घर घर जाके जागरूक भी कर रही है और जहाँ की घरों में लाभा मिल रहा है उसको नष्ट भी कर रही है। करीब 1 जुलाई से अभी तक करीब हमने 2.5 लाख से घरों में आशाओं के माध्यम से सर्वे करा दिया है और उसमें करीब 1800 कंटेनर हम लोगों को लाभा मिला है, जिसमें नगर निगम के सहयोग से भी हमने लाइव पैनल एक्टिविटी की और आशाओं के माध्यम से उस पानी को विकासनगर के नगरपालिका कार्यालय में महत्वपूर्ण योजना को लेकर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उत्तराखंड अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी के अधिकारियों ने इस महत्वपूर्ण योजना को लेकर प्रस्तुतिकरण दिया। अधिकारियों ने नगरपालिका विकासनगर क्षेत्र की जलापूर्ति और सीवरेज ट्रीटमेंट सिस्टम समेत संपूर्ण विकास को ब्लूप्रिंट के माध्यम से विधायक के सामने रखा। विधायक ने कई मुद्दों पर विस्तार से इंजीनियरों से जानकारी भी ली और जिन बिंदुओं को लेकर अभी शंका बाकी है उन पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। ये 535 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, 535 करोड़ का, तो इट्स अ बिग डील। और जैसा मैंने कहा था विधानसभा के चुनाव से पहले किया था, सैद्धांतिक स्वीकृति की इसकी हम तभी करा चुके थे, लेकिन मैंने कहा था कि इसकी फाइनल अप्रूवल भी और बहुत जल्दी हम बिडिंग प्रोसेस में जाएंगे। जैसा आप सबको मालूम है कि इस तरह के प्रोजेक्ट में ग्लोबल और नेशनल बिडिंग होती है, तो बाकायदा नेशनल बिडिंग होकर के टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर्स करके वो कंसल्टेंट इसके अंदर, और फिर बिडिंग होकर के ये क्या है ग्रुप EMS को ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ है EMS को। और आज कंसल्टेंट ने, कॉन्ट्रैक्टर ने और जो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं नगरपालिका, क्योंकि नगरपालिका ही सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है इसके अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली नगरपालिका विकासनगर के निवासियों के सुविधा के लिए प्रोजेक्ट बन रहा है।